लेट्स होप रिकॉर्ड होगा, नहीं हुआ तो नसीब तुम्हारा। चलेगा बच्चों? शुड आई स्टार्ट? करो, स्टार्ट करो। ये बहुत ही सस्ता चैप्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होनी चाहिए। डन। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से, जो अब आपको इतना फील नहीं होगा, इतनी ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली हम पिछले चैप्टर में इसका काफ़ी बेसिक पढ़ चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही सही कर ही लेते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ मैग्नेट? यही सवाल मैंने पिछले चैप्टर में भी पूछा था। मैग्नेट बेसिकली एक मटेरियल है, या तो हम लोगों को नेचुरल में मिलता है नेचर में, या तो फिर हम लोग आर्टिफिशियली डिज़ाइन करते हैं। एक ऐसा मटेरियल जो दो प्रॉपर्टी शो करता है, एक है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दूसरी है अट्रैक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अंडर वो हमेशा सस्पेंड करने के बाद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाता है। तुमने जो आर्टिफिशियली बना के रखे हैं वो भी वही बिहेव करते हैं, और जो नेचर में मिल रहे हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करता है। अट्रैक्शनल प्रॉपर्टी के अंडर ये कुछ सर्टन मटेरियल को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, जैसे आयरन को अट्रैक्ट करता है, निकेल को करता है, कोबाल्ट को करता है। इन मटेरियल को या इनके जो अलाय है इनको ये अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। ऐसा जो मटेरियल है, इस मटेरियल को अपन बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, आगे सवाल उठता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो कोई भी मैग्नेट अगर तुम लेते हो तो उस मैग्नेट के आजू बाजू में एक सर्टन स्पेस होता है। ऐसा स्पेस ऑफकोर्स 3D जगह है ये, जहां पे ये अपनी प्रॉपर्टी को या अपने इन्फ्लुएंस को शो करता है। इस स्पेस में अगर तुमने दूसरा कोई मैग्नेट रख दिया तो वो मैग्नेट उसके डायरेक्शन के साथ अलाइन हो जाता है। एक नॉर्थ पोल के बाजू में तुम नॉर्थ पोल की एक छोटी सी नीडल लेके आओ, कैन यू सी? देखो यहाँ पे आप देखोगे एक बार मैग्नेट है, और यहाँ पे एक छोटा सा नीडल आपको रखा हुआ दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे ये जो नीडल रखा हुआ है इसको आप अगर छोड़ देते हो तो बच्चों ये नीडल यहाँ से निकल के एक सर्टन रास्ते से वापस अपने अपने घर वापस, मतलब इस साइड में आ जाएगा। ये जो नीडल जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। ओके, ये तुम फील कर सकते हो। लेट मी चेक, अगर मेरे पास इसका कोई एनिमेटेड वर्जन है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी चेक ओनली इट इज इफ इट इज पॉसिबल। कैन यू सी दिस? तो ये कुछ इस तरह से होता है। ओके, अब वैसे भले ही तुम्हें ये एक साइड में देखिए, लेकिन अंदर टेक्निकली अंदर भी मूव करता रहता है। कैन यू सी दिस? ये जो रास्ता है, इमेजिन करो कि तुमने बहुत बड़ा बार मैग्नेट था, उसके बाजू में एक मैग्नेटिक नीडल लाके तुमने छोड़ दिया, तो मैग्नेटिक नीडल ने कुछ इस तरह से इस रास्ते से ऐसा तुम्हें घूमता हुआ नजर आएगा। गौर से देखो, नॉर्थ से उसके नॉर्थ पोल को रिपल हुआ और साउथ पोल ने उसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। कैन यू सी दिस? ओके, तो ये जो तुमको नजर आया अभी अभी, ये जो पाथ था, उस पाथ का नाम क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड समझा? इट इज द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट वेयर इट कैन शो इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जिस जगह पे शो कर सकता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है उसको समझते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन समझाए तुम लोगों को? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन समझाए? ये जो इमेजिनरी रास्ते हैं, ये जो इमेजिनरी पाथ हमने बनाए हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। अब तुमने बार मैग्नेट के बाजू में, बार मैग्नेट बेसिकली एक, मान लो कुछ इस तरह से चीज है, इसके बाजू के स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो बाजू का स्पेस है, इसमें तुमने कोई एरिया चूज कर लिया यहाँ पे, एग्जाम्पल लाइक दिस। एरिया कितना होना चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं, तुम्हारी जितनी मर्जी उतना एरिया लो, व्हाटएवर में भी एरिया। तुम्हारे उस एरिया से कुछ लाइंस गुजरेगी। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइंस। कैन यू सी इन दिस डायग्राम? आपको वो लाइंस दिख रही है जाते वक्त। एरिया को परपेंडिकुलर, मतलब एरिया के साथ लाइन ने कौन सा एंगल किया बच्चों? 90 डिग्री का। उस सर्टन एरिया से जितनी लाइंस जाएगी उसको बोलते हैं उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग उसको? फाई सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि तुम्हारी लाइन हमेशा परपेंडिकुलर हो सकता है किसी सर्टन केस में तुम्हारा जो एरिया है, वो एरिया और जो लाइन है उनके बीच में कुछ तो एंगल हो। टू बी प्रिसाइज, जो एरिया है उस एरिया का परपेंडिकुलर और तुम्हारी जो लाइन जा रही है, इनके बीच में कुछ एंगल हो रहा है, लाइक दिस। ओके, suppose the angle is theta, line is not passing perpendicular to the area but making some angle. Now it may be possible कि the line is curve, तो ऐसी केस में हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करने वाली लाइन निकालते हैं, टेंजेंट टू दैट कर्व। वो जो कर्व है उस कर्व को क्या करते हैं बच्चों हम लोग? टच करने वाली लाइन निकालते हैं, उनके बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा।
तो ऐसी केस में हम लोग लाइन की संख्या कितनी लेंगे? जितनी है उतनी लेंगे? नहीं। अगर उन लाइन की संख्या मान लो 5 है, 5 लाइन जा रही थी, मान लो 10 लाइन जा रही है, लेकिन 90 डिग्री में नहीं जा रही है, कुछ एंगल कर रही है, 30 एंगल, 40 डिग्री, तो उस केस में जितनी भी लाइन की संख्या है उसको cos ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई कर लेने का, वेयर थीटा इज एंगल। अब ये जो लाइन होती है बच्चों, यूजुअली दिस लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ दे आर कर्व, इवन द कर्व्स आर मेकिंग सेम एंगल लाइक दिस। और इसलिए अगर एक लाइन 30 डिग्री एंगल कर रही है तो 10 की 10 लाइन 30 डिग्री एंगल करेगी। समझ में आ रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा कि सर मान लो कोई एरिया में एक लाइन 30 डिग्री का एंगल कर रही है, वो दूसरी लाइन 20 डिग्री का एंगल कर रही है विथ दी परपेंडिकुलर, व्हाट अबाउट दिस? ऐसा इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो अलग अलग एंगल कर रही है तो इट मीन्स दे कहीं पे ना कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? अगर वो लाइन सेम एंगल कर रही है तो इट मीन्स व्हाट? दे आर नॉट मेकिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इंडक्शन जिस तरह से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि ये जो लाइन है, किसी भी लाइन का, मैंने बोला बेटा यहाँ पे आगे जाके जो क्वांटिटी आप पढ़ने वाले हो, क्या है उस क्वांटिटी का नाम? बाय द वे मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन एक तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। मैं ऊपर ऊपर रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले चैप्टर में सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर चुके हैं, बराबर कि नहीं? मैग्नेटिक इंडक्शन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? बी। और मैग्नेटिक इंडक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। कितनी डेफिनेशन पढ़ी इसकी हम लोगों ने? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, याद है आपको? पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या था बच्चों? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तीसरा एक डेफिनेशन इसका पोटेंशियल के टर्म में भी होता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे है भी नहीं है। फिर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन के दुनिया भर के अलग अलग डायग्राम्स के लिए फॉर्मूले भी निकाले हैं, जानते हो आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन होता है, और इसका जो डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो फोर्स का डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन सेम है। और ये फोर्स का कौन सा डायरेक्शन है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तुमने मैग्नेटिक नीडल रख दी मैग्नेटिक फील्ड में, नीडल के ऊपर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा नीडल के ऊपर, तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन हो गया ये, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो बी का डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पे बी का डायरेक्शन ये, यहाँ पे बी का डायरेक्शन ये, यहाँ पे बी का डायरेक्शन ये। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही बी का डायरेक्शन होता है। और गौर से देखो, ये डायरेक्शन उस को टच करने वाली लाइन यानी कि टैंजेंट है। अब अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को ये भी बी का डायरेक्शन है और ये भी बी का डायरेक्शन है। मतलब बी वैल्यू एक डायरेक्शन दो, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकते। अगर मैं तुमको बोलूं बेटा किधर जा रहे हो, तो तुम मुझे बता सकते हो नॉर्थ को जा रहा हूँ, साउथ को जा रहा हूँ, ईस्ट को जा रहा हूँ, कहीं तो एक ही बताओगे ना। क्या तुम मुझे ऐसा बोल सकते हो सर मैं चल रहा हूँ? अच्छा, मैंने बोला कौन सी दिशा में चल रहे हो, तो आपने बोला सर मैं नॉर्थ को भी जा रहा हूँ और एट द सेम टाइम में साउथ को भी जा रहा हूँ। एक इंसान एक वक्त दो डायरेक्शन में कैसे चल सकता है? उसी तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एट ए टाइम दो डायरेक्शन कभी नहीं होते, एक ही डायरेक्शन होता है, समझा? और इसलिए लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट नहीं करती यानी कि अगर कोई भी तुम लोग सरफेस लोगे तो उस सरफेस के साथ तुमको दो अलग अलग एंगल करने वाले लाइंस मिलेंगे नहीं। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस डायग्राम। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, यहाँ पे आपको कुछ भी दिखे पर ये अलग अलग एंगल करते नहीं है। तो हम लोग उस केस में फ्लक्स क्या लेते हैं बच्चों? इंस्टेड ऑफ फाई, बोलो तो सही, फाई की जगह पे फ्लक्स क्या लेते हैं हम लोग? फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा। याद रखोगे? पक्का। तो ये बी का तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे भी बी का फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। अनफॉर्चुनेटली ये जो बी का फॉर्मूला है तुम्हारा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। फ्लक्स जो है तुम्हारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है, एरिया भी एक नंबर है, और ये तुम्हारा वेक्टर है। अब इक्वेशन की एक साइड में वेक्टर, एक साइड में स्केलर है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ स्केलर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि इस फॉर्मूले को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो तुम्हें ए इस साइड में लाना पड़ेगा, फ्लक्स को लिखना पड़ेगा ए इंटू बी, बरे कि नहीं? फिर तुमको ये भी पता है कि फ्लक्स फॉर एनी सिचुएशन ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। फाई की जगह पे फाई कॉस थीटा कब लिखोगे? इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कब करोगे? जब एंगल हो सकता है कुछ अलग हो सकता है। और गौर से देखो, ये तुम्हारा ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला बन गया। सो ये जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब ये सारी नॉलेज हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी ले चुके हैं। तो तुम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है जानते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है जानते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन के दोनों फॉर्मूले जानते हो, बराबर है। इसके आगे तुम लोगों ने एक क्वांटिटी पढ़ के रखा है, पोल की ताकत, पोल की स्ट्रेंथ।
अब पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों? तो मैंने तुमको एक हाइपोथेटिकल डेफिनेशन पहले इसका बनाया था, हाइपोथेटिकल तो नहीं बोल सकते लेकिन एक ऐसा डेफिनेशन जो हमें खाली आइडिया देता है। सुन रहे हो ना सारे बच्चे? इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान दो, बीच में खुद काशी मत करना, बराबर है कि नहीं? अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो मैं छोड़ो, ऊपर से ब्रह्मदेव भी आएंगे पढ़ाने के लिए, या और भी कोई भगवान आएगा जो पढ़ाई का भगवान है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज योर साउथ पोल, और ये जैसा मैग्नेट है, मैंने और एक मैग्नेट लिया। अगर आपको याद है 10th में तो मैं 11th में मैंने आपको बाकायदा 2 मैग्नेट दिखाए थे और करके दिखाया था प्रैक्टिकल, भरे कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने वो साथ में नहीं लाया है तो अभी मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर तुम किसी बार मैग्नेट को लोखंड के खीले में डुबा देते हो तो वो खीले को अट्रैक्ट करता है। अब उसका साइज मैटर नहीं करता, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो मैटर करता है। हो सकता है कोई बड़ा दिखने में, अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पिछले साल, अगर आपको याद है तो मैंने 2 मैग्नेट लाए, तो एक साइज में बड़ा था, एक छोटा था। जो छोटा था वो ज्यादा अट्रैक्ट करता था और जो बड़ा था वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता था, वो उतना वजन नहीं उठा पा रहा था, साइज उसकी भले ही ज्यादा थी। तो ये उसकी जो क्षमता है, उसके पोल की जो एबिलिटी है, कितनी वजन को वो उठाएगा एक तरह से, या कितना एबिलिटी है उसका अट्रैक्शन करने का, उसका बोलते हैं उसको पोल स्ट्रेंथ। ये बार मैग्नेट की जगह पे हम लोग कॉइल के लिए डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद है पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी मटेरियल से, कोई भी कंडक्टर से अगर करंट जाता है, कोई भी करंट कैरी करने वाला जो कंडक्टर है, मान लो एक वायर है, ये अगर करंट कैरी कर रही है तो उसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बरोबर कि नहीं बच्चों? जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन मैंने तुमको यह भी बताया था कि इसका डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। एक स्ट्रेट वायर के लिए ये लूप की तरह होते हैं, सर्कुलर लूप, विच इज नॉट लाइक अ नॉट लाइक प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? इस तरह से। अबे हाँ या ना? अबे हाँ या ना? सेम मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है बच्चों? एक कॉइल बनाती है। अबे सुन रहे हो कि नहीं? तो एक कॉइल सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जैसा एक बार मैग्नेट बनाता है। तो इन दैट सेंस एक कॉइल सीधा सीधा बार मैग्नेट का रिप्लिका है। इमेजिन करो तुमको कोई बार मैग्नेट मिला, जैसा वो बार मैग्नेट है या जैसा स्ट्रेंथ वो बार मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया है, तुमने एक ऐसा कॉइल डिजाइन कर लिया, एक ऐसा कॉइल बना लिया कि जो एग्जैक्टली उसी बार मैग्नेट का रिप्लिका दे रहा है। वो बार मैग्नेट के बाजू में तुमने कोई सर्टन नीडल रखी है एक सर्टन दूरी पे, मान लो वो 30 डिग्री में रोटेट हो रही है, इस कॉइल के बाजू में रखो, एकदम एग्जैक्टली सेम ही इफेक्ट दे रही है आपको, उतनी एंगल। इन अनदर वर्ड, ये बार मैग्नेट और ये कॉइल दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल बिहेवियर कर रहे हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो ऐसी केस में तुम इस बार मैग्नेट के पोल की ताकत निकालने के लिए इस कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉइल में कितने टर्न है, एक टर्न से कितना करंट जा रहा है, एम एरिया कितना है कॉइल का, ये वैल्यू तुम फाइंड कर लो, NIA। ये तुमको देगा इस कॉइल के पोल की ताकत, पोल स्ट्रेंथ। एम लिखो या QM लिखो, जनरली QM लिखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उसकी पोल की ताकत बताएगा आपको कॉइल के। लेकिन तुम्हारा बार मैग्नेट तो सेम ही है, तो उस केस में बार मैग्नेट के भी पोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी? इतनी। तो क्या है बच्चों पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला? पोल स्ट्रेंथ का नहीं, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का है, बराबर है कि नहीं? तो ये जो फॉर्मूला ये किसका है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का है। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से तुम पोल की स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकालते हैं, चलो उसको समझते हैं। सपोज ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, ओके, ये इसका पोल का स्ट्रेंथ है से QM, यहाँ पे भी QM, ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल है। नॉर्थ के लिए क्या लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव की निगेटिव, याद करके बताओ तो सही। नॉर्थ के लिए मानते हैं पॉजिटिव, साउथ के लिए क्या मानते हैं? निगेटिव। अब ये 2 पोल के बीच का ये सेंटर है, हर पोल से जो दूरी है सेंटर की वो L ले लेके रखे है। कौन मुझे बताएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर अ बार मैग्नेट, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। कोई भी एक पोल की स्ट्रेंथ राइट into distance between 2 pole, what is that? Twice L. So this is magnetic dipole moment of what? किसकी है ये? बार मैग्नेट की। हमने सेम आइडेंटिकल बिहेवियर वाली कॉइल ली, सेम इफेक्ट देने वाली कॉइल, जिसमें नंबर्स ऑफ टर्न कितने? N। एक टर्न से करंट कितना जा रहा है? I। एक टर्न का एरिया कितना? A। तो इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला कितना? N into I into A। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? तो क्या तुम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो? हाँ। क्या इसको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके तुम्हें QM का वैल्यू मिलेगा? हाँ। मुझे वैल्यू नहीं, यूनिट बताओ। वैल्यू तो फॉर्मूला नहीं बनता उसका कोई डायरेक्टली, लेकिन यूनिट तो तुम बता सकते हो।
कौन मुझे बताएगा इसका यूनिट क्या आएगा? इस फॉर्मूले से यूनिट मिलेगा, देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एन? नंबर्स ऑफ टर्न का यूनिट क्या होगा? नंबर्स ऑफ टर्न नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता. व्हाट इज द यूनिट ऑफ आई? एम्पियर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो इस साइड का जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, तो कॉमन सेंस है इसका भी यूनिट क्या रहेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर. लेकिन इस साइड में है कौन? एक पोल का स्ट्रेंथ है और एक तुम्हारी लेंथ है. लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. ये मीटर इधर जाएगा, डिवाइड करेगा, तो क्यू एम का यूनिट आएगा तुम्हारा एम्पियर मीटर. क्या आएगा बच्चों? एम्पियर मीटर. याद रखोगे? ओके. तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ? एम्पियर मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? एम्पियर मीटर स्क्वायर. गड़बड़ नहीं करोगे. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी बेसिक. मैग्नेट का लेंथ क्या चीज है तुम जानते हो. पोल के सेंटर से हम लोग हर पोल का डिस्टेंस गिनते हैं. अब मैग्नेट के बारे में और कुछ बेसिक चीजें हैं. लेट मी चेक यहाँ पे है क्या लिखी हुई. नहीं भी होंगी तो मैं बता देता हूँ. बेसिक बेसिक चीजें समझो समझो बच्चों. सबसे पहली चीज, जो पोल का स्ट्रेंथ है ये पोल के ऊपर होता है. तुमने एक बार मैग्नेट लिया, इस पूरे बार मैग्नेट को पूरी लोखंड की पाउडर में डाल दिया. पूरा पाउडर में तुमने उसको ऐसा 2-4 बार गुंडाला फिंडाला, ऊपर नीचे किया और फिर बाहर निकाला. इंटरेस्टिंग चीज क्या है बताए बच्चों? जो भी लोखंड की पाउडर है वो तुमको मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगी. इनफैक्ट एग्जैक्टली एंड को भी नहीं मिलती, एंड से थोड़ी ज्यादा यहां पे तुम्हें दिखेगा सबसे ज्यादा पाउडर लगी हुई है. वो बाकी जगह पे भी है लेकिन कंपैरेटिवली कम है. ये जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा वो आयरन पाउडर चिपका हुआ नजर आएगा ना, वही तुम्हारे पोल है. इसका पोल एग्जैक्टली एंड को नहीं होता बल्कि थोड़ा अंदर होता है. समझा? और इसलिए हम लोग 2 टर्म यूज करते हैं. एक होता है ज्योमेट्रिक लेंथ और एक होता है मैग्नेटिक लेंथ. मैंने क्या बोला, सुना क्या? एक टर्म होता है ज्योमेट्रिक लेंथ और एक टर्म क्या होता है तुम्हारा? मैग्नेटिक लेंथ. ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब बार मैग्नेट के एंड टू एंड डिस्टेंस. इस एंड से लेके इस एंड तक. मान लो तुम्हारा बार मैग्नेट जो है 10 सेंटीमीटर का है. ओके. तो एंड टू एंड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर नहीं होगी, क्योंकि उसके जो पोल है वो एग्जैक्टली एंड को नहीं बल्कि थोड़े अंदर होते हैं. और इसलिए इन दोनों के बीच में जो दूरी है तुम इस दूरी को भी ढूंढ सकते हो, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ. इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ. सेंटर से लेके हर एक का डिस्टेंस हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं बच्चों? बोलो एल. तो मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल है ट्वाइस एल. ट्वाइस एल उसका फॉर्मूला नहीं है, उसका सिंबल है. व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ? सिंबलिकली रिप्रेजेंट बाय ट्वाइस एल एंड इट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल. व्हाट इज ज्योमेट्रिक लेंथ? इट इज डिस्टेंस बिटवीन एंड टू एंड. और इनके बीच में भी ज्यादा एक रिलेशन है. इन दोनों में बड़ा कौन है? मैग्नेटिक लेंथ बड़ा है कि ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है? मैग्नेटिक लेंथ बड़ा है कि ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है? तो डायग्राम देखो ना. ज्योमेट्रिक लेंथ पूरा एंड टू एंड डिस्टेंस है, मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा अंदर वाला है. तो कॉमन सेंस है मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ. बरोबर. ये वैल्यू आता कैसे है वैसे? जनरली 6/5 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ ऐसा होता है. कुछ बुक में तुम्हें ये 7/6 भी मिलेगा. तुम एक चीज को समझो, मैग्नेटिक लेंथ, अरे उल्टा लिखा मैंने, ये फॉर्मूला उल्टा भी लिख सकते. ज्योमेट्रिक लेंथ के लिए लिखा तो वो नंबर है, मैग्नेटिक लेंथ के लिए लिख रहा हूं ना मैं. तो ज्योमेट्रिक लेंथ से कम है तो बड़े नंबर से डिवाइड करोगे और छोटे से मल्टीप्लाई करोगे. बड़े से डिवाइड करके छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो मैथमेटिकली ये नंबर जितना है उससे कम हो जाएगा. मान लो ज्योमेट्रिक लेंथ 6 है, तुम 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1. और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5. तो जिस मैग्नेट की ज्योमेट्रिक लेंथ 6 है, मैग्नेटिक लेंथ कितनी हो जाएगी? उसकी 5 हो जाएगी. समझते मला काय म्हणायचं? तो बड़े नंबर से क्या किया तुमने? डिवाइड किया और छोटे से मल्टीप्लाई किया. नीचे वाला फॉर्मूला अगर कहीं पे मिला तो ये तुम्हारा 7/6 ऐसा होगा. मोस्टली ये फॉर्मूला है ऊपर वाला, लेकिन किसी बुक में तुम्हें नीचे वाला भी मिल सकता है. अभी किसी को लगेगा सर राशिकों से दोनों वेगवेगळे फॉर्मूले. एक्चुअली फ्रैक्शन के बजाय डेसिमल में लिखो तो ऊपर का और नीचे का नंबर लगभग इक्वल है. तुम डेसिमल में पॉइंट में लिखो ना, 5/6 पॉइंट में निकालो और नीचे का 7/6 भी पॉइंट में निकालो, दैट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली सेम. तो बहुत रेयरली किसी बुक में तुमको ये फॉर्मूला दिखेगा, बट वी यूज मोस्टली ऊपर वाला. याद रखोगे. ज्योमेट्रिक लेंथ समझा सबको, मैग्नेटिक लेंथ समझा सबको, दोनों के बीच का डिस्टेंस समझा? किसी को डाउट है? तो बार मैग्नेट के जो पोल है वो कहाँ पे होते हैं? एग्जैक्टली एंड को होता है क्या? थोड़े अंदर होते हैं. उनके बीच के डिस्टेंस का नाम क्या? मैग्नेटिक लेंथ. एंड टू एंड के डिस्टेंस का नाम क्या? ज्योमेट्रिक लेंथ. चलेगा बच्चों? अगला टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि मैं थोड़ी देर पहले अभी आपको बता चुका हूं, तो बताने जैसा उसमें नया कुछ नहीं है. बरोबर है. बार मैग्नेट जो है बच्चों, उसका किसी भी एक पोल का स्ट्रेंथ ले लो, ना तो पॉजिटिव लो ना तो नेगेटिव लो,
और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि मैग्नेटिक लेंथ ले लो, इसके मल्टीप्लिकेशन को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, अंधेरे से उजाले की ओर, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या इसका डायरेक्शन बच्चों? साउथ टू नॉर्थ। इसके डायरेक्शन में काशी मत करना, ओके याद रखोगे पक्का? पक्का श्योरली? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन समझ में आ गया तुमको? नेगेटिव टू पॉजिटिव, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्योंकि साउथ को हम लोग नेगेटिव और नॉर्थ को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। याद रखोगे? आगे चलते। ओके, अब आगे हमें और कुछ थोड़े से 1-2-3 टर्म एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, मुझे वो बता देता हूं, फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब बार मैग्नेट के बारे में और चीजें समझो। तुम्हारा जो बार मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है यहाँ पे और जो नॉर्थ पोल है, तुमने इसमें से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ बार मैग्नेट। तुम्हारा जो सेंट्रल पॉइंट है उससे और एक्सेस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट। तुमने एक ऐसा प्लेन बना लिया जो इस इक्वेटर से जाता है और एक्सेस को परपेंडिकुलर, एक प्लेन। सपोज ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, तुमने बरोबर सेंटर से जाने वाला एक प्लेन बना लिया, तो इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटोरियल प्लेन। याद रख लोगे? ओके, अब किसी बच्चे की इच्छा हुई कि सर बार मैग्नेट को 2 पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। मान लो 100 रुपये का बार मैग्नेट है, लेकिन सर थोड़ा कड़की चल रहा है सर, 85 रुपये मेरे पास। तो एक काम कर दो ना, मेरे को आधा बार मैग्नेट यानी कि खाली साउथ पोल दे दो, नॉर्थ पोल आपको ही रखो। तो किसी बच्चे ने सोचा कि सर आई वॉन्ट टू कट दिस बार मैग्नेट इंटू 2 पीसेस। बार मैग्नेट को क्या किया मैंने? 2 पीसेस में कट कर डाला। इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल तुमने अलग किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी केस में तुम्हारा जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल अलग नहीं होता, बल्कि 2 बार मैग्नेट तैयार हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो तुम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकते। तुमने एक्सेस को परपेंडिकुलर बार मैग्नेट को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया, तो जो 2 नए बार मैग्नेट मिलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंगली इनकी पोल की स्ट्रेंथ कम नहीं होती। पोल की स्ट्रेंथ जितनी कट करने के पहले थी बाद में भी उतनी ही रहती है। मैंने क्या बोला, सुना क्या? पक्का याद रखना कि इफ यू कट योर बार मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तुम्हारा पोल का स्ट्रेंथ कम नहीं होता। अगर तुम इसको एक्सिस को पैरेलल कट करते लाइक दिस, तो फिर भी ये 2 बार मैग्नेट मिलते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन इस केस में तुम्हारी जो पोल की स्ट्रेंथ है वो आधी हो जाती है। तुमने पोल को आधे में कट कर डाला तो पोल की स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, लेकिन तुमने इस तरह से कट किया तो पोल स्ट्रेंथ आधी नहीं होती। ना तो नॉर्थ पोल साउथ पोल सेपरेट होते हैं। ओके, अभी किसी बच्चे ने सोचा सर मैं अजून कट करतो, मैं अजून कट करतो। तुम पूरा एक जब एटम तक भी पहुंचे, डायरेक्ट एक एटम तक पहुंच गए, फिर भी एक एटम का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तुमको खाली पॉजिटिव चार्ज मिलना पॉसिबल है, तुमको खाली निगेटिव चार्ज मिलना पॉसिबल है। तो चार्जेस के केस में तुम्हें मोनो चार्ज मिल सकता है, ओनली पॉजिटिव चार्ज या ओनली नेगेटिव चार्ज। लेकिन बार मैग्नेट के केस में तुम्हें मोनोपोल कभी मिलता नहीं है। हमने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, साइंटिस्ट ने, लोगों ने बहुत सारी कोशिश की कि ऐसा पोल ढूंढा जाए जो खाली नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है या खाली साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, बट मोनोपोल हमें अब तक मिले नहीं है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? याद रखोगे? सबको ये समझा है मैंने अब तक जो भी कुछ बताया पढ़ाया? नाउ दिस वाज बेसिक एंड इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। अब इसके अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले मुझे पिछले चैप्टर से एक फॉर्मूला तुम्हारे पास चाहिए। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मान लो दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बच्चों? और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो मैंने एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल रख दिया। ओके, और मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी वार्निंग दे दे के बोला था कि फॉर्मूलों को भूलना मत, मैं तुमको अगली चैप्टर में पूछूंगा। माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल? वेक्टर फॉर्म में बताओ, स्केलर फॉर्म में बताओ, पहले वेक्टर बताओ।
क्या है फॉर्मूला? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला नंबर्स ऑफ टर्न अगर n होगे तो n इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा बरोबर। अगर किसी बच्चे की इच्छा हुई सर मला हे नाही आवडलं तो वो इसके जगह पे m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा ऐसा लिख सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है NIA, इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम या कैपिटल एम? कुछ बुक में कैपिटल एम लिखा है, कुछ में स्मॉल लिखा है, कुछ में म्यू लिखा है। अपने शान बुक में तीनों लिखे, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सिंबल है। ओके, वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो फॉर्मूला? बताओ तो। इस फॉर्मूले को वेक्टर में कैसा लिखा था अपन ने? टॉर्क इज इक्वल टू, बोलो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डायरेक्शन है क्रॉस बी बार। बी बार हमेशा बाद में आता है, जानते हो तुम ये? किसी को इसमें डाउट है? अगर इस फॉर्मूले को लिखते तो कैसे लिखते बच्चों? एन और आई को कोई डायरेक्शन नहीं है, ए बार क्रॉस बी बार। याद है तुमको ये फॉर्मूले? तो दिस इज व्हाट, दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल वेयर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसमें किसी भी बंदे को कोई तकलीफ है? पक्का तकलीफ नहीं है। वेयर व्हाट इज एंगल थीटा? थीटा एंगल किसके बीच में है? यहां पे बोलो थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। एरिया ऑफ अ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच का एंगल है। बाय द वे एरिया का डायरेक्शन क्या लेते हैं बच्चों? मैंने बोला ये जो मोबाइल है ना, इसका ये जो एरिया है ना, इस एरिया का डायरेक्शन बताओ। वेलोसिटी का डायरेक्शन सुना, फोर्स का डायरेक्शन सुना, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? एरिया का डायरेक्शन बता चुका हूं इसके पहले 50 बार। एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एरिया का डायरेक्शन यानी कि ये डायरेक्शन, समझा? याद रखोगे। एरिया का कौन सा डायरेक्शन लेंगे? अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, और ब्रेथ इंटू लेंथ करोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर टू दी एरिया। और इस केस में दिस इज एंगल बिटवीन एम एंड बी, डायरेक्शन बिटवीन एम एंड बी। और याद रखना एम का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम होता है। देखो ये फॉर्मूला देखो, बरोबर, क्योंकि एन और आई को कॉमन सेंस से कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए। पिछले चैप्टर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये लॉजिक यूज किया था। ओके याद है तुमको? तो एम का डायरेक्शन कौन सा लेते हैं? जो डायरेक्शन एरिया का लेते हैं वही एम का लेते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नाउ व्हाट आई डिड, instead of keeping a coil in a uniform magnetic field, I place a bar magnet in a uniform magnetic field. तो क्या होगा? वही होगा जो इसके साथ हो रहा है। अगर कॉइल में से करंट जाता है तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होना शुरू होती है। तो कॉमन सेंस है, बार मैग्नेट रखोगे तो वो भी तो रोटेट ही होगा। अबे हाँ या ना? तो अगर मान लो मैं तुम्हें इंस्टेड ऑफ अ बार मैग्नेट यहाँ पे, सॉरी इंस्टेड ऑफ अ कॉइल, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दूँ और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं ऐसा बार मैग्नेट रख दूँ, ऐसा बार मैग्नेट जिसके पोल की ताकत QM है, पोल स्ट्रेंथ, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका M है। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है M, उसकी डायरेक्शन कोई बंदा मुझे बता सकता है? सपोज दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। कौन बताएगा रे मुझे एम का डायरेक्शन? बताओ बताओ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम, बरोबर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? बी। दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन देम। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एम। इस केस में ये जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन बताएगा मुझे कितना फोर्स होगा? फोर्स की मैग्नीट्यूड बताओगे, वैल्यू कितना होगा? क्या तुम्हें फॉर्मूला पता है बी का? बताओ तो मुझे बी का फॉर्मूला, सबसे सस्ता वाला, फोर्स डिवाइडेड बाय पोल की ताकत, यही है ना सबसे पहला फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? बी इंटू QM। पॉजिटिव होगा फॉर नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल का QM क्या होता है? पॉजिटिव, और नेगेटिव होगा फॉर साउथ पोल। तो ये जो फोर्स तुम्हारे सामने मैंने ब्लू कलर से निकाला, ये होगा QM इंटू बी, और यहाँ पे भी लगेगा QM इंटू बी, लेकिन माइनस QM इंटू बी, बराबर। अब क्या ये दोनों फोर्सेस को तुम देख पा रहे हो? दोनों फोर्स दिख रहे तुम्हें? क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड?
opposite in direction, acting at two different point. So what will happen? They will produce torque. क्या है बच्चों टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला? कौन बंदा बताएगा? जल्दी बताओ टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला। एकदम बेसिक सस्ता वाला बचपन वाला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जो दो फोर्सेस की तुम बात कर रहे हो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डायग्राम में अगर आप वो देखने की कोशिश करोगे तो ये आएगा वो डिस्टेंस। लेट मी यूज अनदर कलर 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 कलर। कौन सा यूज करूँ? ये यूज करूँ? ये दिख रहा है ऊपर का फोर्स। मान लो ऊपर एक फोर्स है नीचे एक फोर्स है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है? यही होता है ना। तो मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। लेट मी कॉल दैट डिस्टेंस एज एक्स। इस डिस्टेंस को मैंने एक्स बोला तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो तो क्यू एम इंटू बी इंटू दैट डिस्टेंस है एक्स। लेकिन ये जो एक्स तुमने बोला ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको यूजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के लिए ये कौन सी साइड है बच्चों? अपोजिट। और ये क्या है थीटा के लिए? जल्दी बताओ मुझे। हाइपोटेनियस। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में बाजू को ले लूँ, एक्स तुम्हारा अपोजिट साइड है, ट्वाइस यल तुम्हारा हाइपोटेनियस है, साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो तुम लोग, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एक्स की वैल्यू आएगी तुम्हारी क्यू एम इंटू बी इंटू ट्वाइस यल साइन ऑफ थीटा। चलेगा बच्चों? व्हाट इज ट्वाइस यल इंटू क्यू एम? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इंटू दिस बी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। जस्ट चेक इट आउट। कैन यू सी दिस? यू हैव द सेम फॉर्मूला। दिख रहा है? अब हमारे बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका प्रूफ भले ही मैंने तुम्हें बताया, लेकिन आप डायरेक्ट एनालॉजी से लिख सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो कि इफ अ बार मैग्नेट हुज पोल स्ट्रेंथ इज से क्यू एम, इफ अ बार मैग्नेट हुज पोल स्ट्रेंथ इज व्हाट? से क्यू एम एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज से एम, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बी, making an angle say theta with the direction of magnetic field, then the torque acting on that bar magnet is mb sin theta. वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो? चलो m बार क्रॉस b बार, b हमेशा बाद में आता है। तर आता तुम्हाला मला हे दोन फॉर्म्युले काहीच फरक नाही आहे, सेम आहेत, तेच आहेत कॉइल वाले, वेगळे आहेत का फॉर्म्युले? अरे कॉइल वाले फॉर्म्युले है ना सेम। तो व्हाट इज द मैग्नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? यहां तक फॉर्मूले याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, श्योर दिक्कत नहीं है? अबे है या नहीं है? अब हमने रखा था हमारे बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं उसको एक साथ दो मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उसका क्या होगा, ये हमें देखना है। और फिर ऐसी केस में जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी उसको हमको देखना है। ठीक है? एक मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा तो क्या होगा बच्चों? वो रोटेशनल मोशन में जाएगा और गोल 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 घूमना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? या फिर उसकी डायरेक्शन में अलाइन होकर रुक जाएगा। डायरेक्शन में अलाइन कैसे होगा? जैसे मान लो अगर मैं ऐसा कोई बार मैग्नेट पकड़ूं, लटका दूं, तो कौन सी डायरेक्शन शो करता है? सांगा लवकर सांगा। अगर किसी बार मैग्नेट को मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे सामने पकड़ूं और अर्थ की स्पेस में यहाँ पे छोड़ दूं, तो तुम्हारा बार मैग्नेट कौन सी डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ एंड साउथ? श्योर? बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? कौन बताएगा मुझे वो नॉर्थ साउथ क्यों दिखाता है? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाई इट इज शोइंग नॉर्थ एंड साउथ? तुम जहाँ पे बैठे हो जरा ध्यान दो, तुम बैठे जिस जगह पे हो वो अर्थ है। डू यू नो? तुम्हें ये पता है अर्थ हमारे लिए सबसे बड़ा बार मैग्नेट है। सबसे बड़ा बार मैग्नेट कौन है? तुम्हारी अर्थ खुद ही एक मैग्नेट है। अगर तुम अर्थ के ऊपर बैठे हो तो मान लो ये अर्थ का साउथ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। अर्थ की ज्योमेट्रिकल नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ का साउथ पोल है और ज्योमेट्रिकल साउथ डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल है। एक्चुअली वो कुछ एंगल भी करता है एक्चुअल नॉर्थ पोल डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के साथ, छोटा एंगल है। सुन रहे हो? तो जब तुम अर्थ के ऊपर यहाँ पे बार मैग्नेट लेके बैठते हो तो करता क्या है बच्चों? वो अपने आप को अलाइन कर लेता है, साउथ की डायरेक्शन में नॉर्थ और नॉर्थ की डायरेक्शन में साउथ। और तुम बोलते हो कि सर ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है अर्थ की। बरोबर बोलते हो, कुछ गलत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अर्थ का साउथ पोल तुम जो बार मैग्नेट पकड़ के रखते हो अर्थ के ऊपर, उसके नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचता है, और अर्थ का नॉर्थ पोल उसके साउथ को अपनी ओर खींचता है। समझा? और वो एक डायरेक्शन में आके रुक जाता है, अलाइन हो जाता है मैग्नेटिक लाइन के साथ अर्थ के, इसलिए वो इस अवस्था में रहता है। समझा?
अगर तुमको मैं ये अर्थ के ऊपर रखा है मान लो, लेकिन मैंने इसके बाजू में दूसरा एक मैग्नेट और लाया स्ट्रांग थोड़ा सा, तो ऐसी केस में क्या होगा? ये ऑलरेडी बार मैग्नेट लटक रहा है यहाँ पे, अभी ये कहाँ पे लटका हुआ है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ऑलरेडी यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वो लटका हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑलरेडी है। मैंने क्या किया, मैंने कोई दूसरा मैग्नेट और इसके बाजू में लाया, तो अब तुम्हारा बार मैग्नेट एक साथ एक ही वक्त दो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। और हो सकता है कि अभी वो नॉर्थ साउथ ना दिखाएं, अगर तुम उसके नॉर्थ के बाजू में इसका नॉर्थ लेके जाओगे तो थोड़ा बाजू में हट जाएगा, कुछ एंगल करेगा, समझा, और इस जगह पे जाके रुक जाएगा। यानी कि अगर तुमने एक साथ दो दो मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाने की हो तुम्हारी मर्जी। यूजुअली हम एक दूसरे को परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, समझा, तो तुम्हारा बार मैग्नेट होगा किसी तो एक टिल्ट एंगल में, समझा क्या? वापस ध्यान दो, आता समजा मी एक बार मैग्नेट असं लटकून टाकला, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दाखव तो, अब वो फिलहाल है कहाँ पे? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। फिलहाल वो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड में है, मैं दूसरा बार मैग्नेट लाके उसके बाजू में रखता हूं, तो इसके इस वक्त ये एक साथ दो दो मैग्नेटिक फील्ड में, एक अर्थ की दूसरी इस बार मैग्नेट की, तो ये क्या करता है, उसको या तो रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ के बाजू में नॉर्थ लेके जाओगे तो रिपल हो जाएगा, साउथ लेके जाओगे तो अट्रैक्ट होगा। तो व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बट इट विल मेक सम एंगल विथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? श्योर? तो दो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग एक साथ अप्लाई करते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग उसके साथ दो दो टॉर्क अप्लाई होते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ तो टॉर्क अप्लाई कर रही है से टो 1, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी कुछ तो अप्लाई कर रही है से टो 2, दो दो टॉर्क उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। ये दोनों टॉर्क जो होते हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाते हैं, और जिस जगह पे वो होता है वहां पे जाके वो रुक जाता है। समझते मला काय म्हणायचे? तो ये तुम्हारे दो दो टॉर्क हो गए, अगर तुम एक को अप्लाइड बोलोगे तो दूसरा एक रिस्टोरिंग टॉर्क की तरह हो गया, और जिस सिचुएशन में जाके रुकता है टेक्निकली वहां पे ये दोनों टॉर्क क्या हो जाते हैं, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके डायरेक्शन में वो रोटेट होगा। इतपर्यंत जे भी तुम्हाला सांगितलं ते कळालंय। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो ये है कि इस कंडीशन में तुम्हारा जो बार मैग्नेट है उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ओके, अगर वो किसी एक सर्टन सिचुएशन में, तुमको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? दुसाने देऊ का तुला फटाके? फटाके देऊ? फटाके नको ना? आहे तुझ्याकडे? एक्स्ट्रा मिळतील ना, काय फरक पडतो? अरे त्याच्याशी बोलू नको, हे सांगतोय। बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से मिलती है? अरे काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से मिलती है मटेरियल को? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। इफ बॉडी हैव मोशन यानी कि वेलोसिटी, देन इट एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से मिलती है? बिकॉज ऑफ पोजीशन। जो मोशन की वजह से मिलती है वो काइनेटिक, जो पोजीशन की वजह से मिलती है वो पोटेंशियल। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारा बार मैग्नेट ऐसे दो फील्ड में कहीं पे तो इस पोजीशन में आके लटक गया, तो बेटा उसके पास एक सर्टन पोजीशन है, पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन। कौन मुझे बताएगा वर्क डन कैसे निकालते हैं? अरे बताओ बताओ बताओ, इसके पहले भी वैसे बता चुका हूं नालायको। वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं एकदम बेसिक वाले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ बार इंटू डी एस बार फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये कब यूज करते हैं? यस, जब फोर्स कांस्टेंट है तो ये यूज होता है, जब फोर्स वेरिएबल है तो ये यूज होता है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये तब यूज होते हैं जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होता है, जब बॉडी एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाता है। व्हाट इफ बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेटरी मोशन बट बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन? तो कौन बताएगा मुझे एनालॉजी से ये फॉर्मूले? बताओ, फोर्स की जगह पे कौन आता है बच्चों? टॉर्क। फोर्स प्रोड्यूसेस ट्रांसलेटरी मोशन, टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कौन आता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ऊपर वाले जो फॉर्मूले वो कैसे बनेंगे? इफ टॉर्क इज कांस्टेंट
than toe bar into theta bar. If torque is not constant, then सांगा लवकर, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एंगल θ1 से लेके θ2, यहाँ पे डिस्टेंस ए से लेके डिस्टेंस बी था, बोलो टॉर्क बार इंटू डी थीटा, याद रखोगे। और ये जो टॉर्क है ये कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि ये थीटा के ऊपर डिपेंड होता है, ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल टॉर्क है। सो दिस इज फॉर वेरिएबल टॉर्क, दिस इज फॉर कांस्टेंट टॉर्क। ऊपर के फॉर्मूले कब यूज करने के, फोर्स कांस्टेंट है तो पहला, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो दूसरा, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में। नीचे के दो कब यूज करने के, रोटेशनल मोशन के लिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ट्रांसलेशनल मोशन से रोटेशनल मोशन में जाते हैं तो क्वांटिटी कैसे कैसे बदलती है। फोर्स की जगह पे कौन आता है, टॉर्क। लिनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कौन आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आता एखादा येडा रताळा या फॉर्म्युल्यांना पाठ करू शकतो नवीन फॉर्म्युला समजून, दुसरा लॉजिकली लक्षात ठेवेल आणि स्वतः लिहून टाकेल कधी पण, नो न्यूज टू यूज, कारण नसताना उलट डोकं। ओके, तो अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों कि व्हाट इज दी टॉर्क एक्टिंग, सॉरी व्हाट इज दी पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो वर्क डन। फिर मैंने बोला व्हाट इज वर्क डन, तो नेचुरली अभी हम जो टॉर्क की बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। क्या है बच्चों फॉर्मूला टॉर्क का, एम बी, बोला लवकर, साइन थीटा। कैन यू सी दिस, तुम्हारा टॉर्क कांस्टेंट है कि थीटा के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड है सर। सो टॉर्क इज वेरिएबल और टॉर्क इज कांस्टेंट ना, टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। कैन यू सी दिस, टॉर्क थीटा का फंक्शन है बच्चों, तो टॉर्क वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इंटीग्रेशन थीटा की पहली वैल्यू से लेके थीटा की सेकंड वैल्यू तक टॉर्क, यू मे राइट थीटा इन ब्रैकेट इफ यू वांट टू राइट, ओके, डॉट डी थीटा बार। आता मी तुम्हाला 2 स्टेप शिकवल्या आहेत फक्त, त्याच्या पुढच्या स्टेपमध्ये कॉमन सेन्स आहे, तुम्ही याच्या जागी त्याची व्हॅल्यू टाकाल, काय आहे बोला, एम भी साइन ऑफ थीटा। ओके, पहला तो तुम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, उसके बाद तुम वैल्यू डाल सकते हो, बराबर है। और फिर इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्चुनेटली तुम्हारा बुक जो है उसमें मुझे बताने जैसे बहुत सारा स्कोप इन्होंने रखा है, क्योंकि ये डेरिवेशन अपने किताब में पूरा की पूरा गलत लिखा हुआ है। जिसको डाउट है इंटीग्रेशन सॉल्व करके देख लो, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। डन, तो वी विल सी दिस डेरिवेशन एंड एक्स्ट्रा पार्ट दोपहर में, क्योंकि आज हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चॅप्टरला सुरुवात झालेली आहे, लवकरच आपण ताबडतोड स्पीडने चॅप्टर संपवणार आहोत।